हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स इन अवर न्यू लेक्चर। हमारा लेक्चर नंबर ये 2 है हमारे चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड कॉटन इंडस्ट्री। ठीक है, उसको आज मैप के थ्रू रिप्रेजेंटेशन में देखते हैं कि कहाँ कहाँ हमारे रीजन्स हैं उनके। ठीक है, देखिए जो रेड से मैंने हाईलाइट किया है ये हमारे वूल एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं। ठीक है, मतलब इन रीजन में हमें वूल एंड टेक्सटाइल की इंडस्ट्रीज मिलेंगी। ठीक है, और ब्लू वाले जहाँ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज मिलेंगी। ठीक है, तो आज हम जूट को भी पढ़ते हैं, जूट इंडस्ट्री पढ़ते हैं। ठीक है, हमने कॉटन और टेक्सटाइल कंप्लीट कर ली थी किसमें, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में। अभी हमने मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज नहीं स्टार्ट की। ठीक है, तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड कॉटन इंडस्ट्री हम कंप्लीट कर चुके थे। आज हम कंप्लीट करते हैं जूट इंडस्ट्री। ठीक है, सो जूट इंडस्ट्री, तो इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट एंड जूट प्रोडक्ट्स। ठीक है, देखिए पहली बात तो ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है कि इंडिया हमारा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसमें, रॉ जूट में भी और जूट गुड्स में भी। ठीक है, रॉ जूट एंड जूट गुड्स, इसके पीछे की एक स्टोरी है। ठीक, वो पहले बताते हैं। देखिए हमारे इंडिया में सबसे इतना ज्यादा जूट क्यों होता है, देखिए इसकी ये स्टोरी है। जब हमें इंडिपेंडेंस मिली थी, ठीक है, जब हमारे इंडिया का पार्टीशन हुआ था, जब बांग्लादेश हमारे इंडिया से सेपरेट हुआ था, कब हुआ था, 1971 में। ठीक है, जो बांग्लादेश है उसका पार्टीशन हुआ था और ये हमारा ईस्ट पाकिस्तान और ये वेस्ट पाकिस्तान बन गया था। ठीक है, इसी आपको ये भी पता होगा कि वेस्ट बंगाल को वेस्ट बंगाल क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पूरा एरिया, जो ये पूरा रीजन है, ये पूरा हमारा बंगाल का रीजन था पहले। ठीक है, लेकिन पार्टीशन के बाद 1971 में पार्टीशन के बाद जैसे हाफ एरिया हमारे इंडिया में आ गया, हाफ उधर ईस्ट पाकिस्तान बन गया। ठीक है, तो उसके बेसिस पे ये ईस्ट हुआ और ये वेस्ट हुआ ना, उन्होंने अपना वेस्ट उनके साइड का जो बंगाल था वो ईस्ट बंगाल था, उसका नाम उन्होंने चेंज कर लिया, बांग्लादेश या ईस्ट पाकिस्तान बोल सकते हैं। हमारा जो बचा रह गया वो क्या है, वेस्ट बंगाल बचा रह गया, इसीलिए इसका नेम वेस्ट बंगाल है। ठीक है, उस बेसिस के हिसाब से कि पार्टीशन हुआ था बंगाल का, उस बेसिस पे। ठीक है, तो इसलिए इसको हम वेस्ट बंगाल कहते हैं। अब देखिए उस टाइम हमारे जो बंगाल के पूरा रीजन था वो बहुत ज्यादा जूट से फिलअप था, मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा जूट इंडस्ट्रीज भी थी और जो जूट के फील्ड है वो भी बहुत लार्ज अमाउंट में थे। बट जब पार्टीशन हुआ ना, तो क्या हुआ कि जब पार्टीशन हुआ तो वेस्ट बंगाल में जूट के इंडस्ट्रीज रह गई। ठीक है, जूट की इंडस्ट्रीज रह गई और जो जूट के फील्ड्स थे, मतलब जहाँ रॉ जूट उगता था, वो हमारे बांग्लादेश में चले गए। ठीक है, या फिर ईस्ट बंगाल में चले गए। ठीक है, तो जब पार्टीशन नहीं हुआ था तब बहुत ज्यादा रिच था, बट अभी भी बहुत ज्यादा रिच है। क्यों, क्योंकि सारी इंडस्ट्रीज यहाँ रह गई। ठीक है, रॉ जूट का जो फील्ड है वो थोड़ा सा कम हो गया क्योंकि वो ज्यादातर कहाँ चला गया, बांग्लादेश में, लेकिन मिल्स तो हमारे यहाँ ही रह गई। तो जूट प्रोडक्शन ऐसा फर्टिलाइजर्स डाल के और इतना इंप्रूवमेंट हो गया कि हम रॉ जूट के फील्ड हमने दोबारा डेवलप कर लिए। इंडस्ट्रीज तो पहले से थी इसलिए ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। ठीक है, पार्टीशन में बस ये याद रखिए कि इंडस्ट्रीज हमारे पास रह गई। ठीक है, मिल्स, जूट मिल्स हमारे पास रह गई और जो जूट फील्ड्स थे लार्ज एरिया वाले वो कहाँ चले गए, बांग्लादेश में। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे बहुत ज्यादा जूट हमको मिलता है। ठीक है, तो इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट एंड जूट गुड्स। ठीक है, पहली बात ये हो गई। ठीक है, मोस्ट मिल्स लोकेटेड ऑन वेस्ट बंगाल, जैसे कि हुगली रीजन है, हुगली एक ट्रिब्यूटरी है, कौन सी रिवर की ट्रिब्यूटरी है आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, जैसे हुगली रीजन हो गया, मुर्शिदाबाद रीजन हो गया, और भी काफी एरियाज है, यहाँ पे ही कंसंट्रेट हमारा जूट। ठीक है, जूट फील्ड्स भी बोल सकते हैं और जूट मिल्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर जूट इंडस्ट्री, अब यहाँ कुछ फैक्टर्स देख लेते हैं कि क्यों यही ही कंसंट्रेट है और किसी एरिया में नहीं कंसंट्रेट है। पहला तो उसको क्या मिल रहा होगा, सुटेबल वेदर मिल रहा होगा। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज, यहाँ पे क्या है, बहुत सारे जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज हैं जो इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनएक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट, अब यहाँ से ओशियन कनेक्ट है तो क्या है, इनएक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट। अगर मान लीजिए इंडस्ट्री यहाँ कहीं होती, ठीक, और जूट को हमको ट्रांसपोर्ट करना होता, ठीक है, तो बाय वाटर वेज अगर करते तो हम पहले यहाँ किसी कोस्ट पे आते, पोर्ट पे आने के लिए किसी कोस्ट पे आते, तो इसका यहाँ एक्स्ट्रा खर्चा हो जाता।
हो जाता है ना। लेकिन जब यहाँ पोर्ट पे ही या फिर कोस्ट पे ही हमारी जो मिल है वो स्टेब्लिश्ड है, तो वाटर ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा है, जो एक्सपेंस है, वो क्या है, कम हो जाएगा। इसीलिए इनएक्सपेंसिव है वाटर ट्रांसपोर्ट यहाँ का, ठीक है। इसलिए ये एक बेनिफिट हो गया। सपोर्ट ऑफ गुड नेटवर्क ऑफ रेलवे, यहाँ जो रेलवेज है उनका क्या है, जो नेटवर्क है बहुत अच्छा है कि एक जगह से दूसरी जगह अगर सामान ले जाना हो तो बहुत इजीली ले जा सकते हैं रेलवे से, ठीक है। वाटर ट्रांसपोर्ट तो इनएक्सपेंसिव है ही, ठीक है। फैसिलिटेट मूवमेंट रॉ मटेरियल, मूवमेंट ऑफ जो रॉ मटेरियल है वो बहुत ज्यादा इजीली इधर से उधर हो सकता है क्योंकि रेलवे सही है, ठीक है, और वाटरवेज भी सही है। ये दो मेन होते हैं, तो ये तो बहुत यहाँ अमाउंट में मिलते हैं, मतलब अच्छे अमाउंट में मिलते हैं, इसलिए यहाँ क्या है, ज्यादातर ज्यादा जूट मिल्स हैं, ठीक है। तो ये हमारे फैक्टर्स हो गए। और अबंडेंट वाटर प्रोसेसिंग, ठीक, वाटर का जो वाटर ट्रांसपोर्ट है, किसको प्रोसेस करने में, जूट को प्रोसेस करने में जो वाटर ट्रांसपोर्ट है वो बहुत ज्यादा मेजर रोल प्ले करता है, ठीक है। चीप लेबर अवेलेबिलिटी, ठीक, यहाँ पे क्या है, जो लेबर है वो चीप है, ठीक, उनकी अवेलेबिलिटी क्या है, चीप है, ठीक है। और कोलकाता लार्ज अर्बन सेंटर है, ठीक है। जो कोलकाता है यहाँ पे, पहले आपको पता होगा हिस्ट्री में कोलकाता हमारी कैपिटल थी, ठीक है। 1911 में जब दिल्ली दरबार लगा था तब हमारी क्या, दिल्ली शिफ्ट हुई थी कैपिटल, ठीक है। पहले हमारी कोलकाता, अब जब कोई स्टेट या कोई रीजन या सिटी कैपिटल रह चुका होता है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो डेवलप तो होगा ही, ठीक है। और कोलकाता बहुत ज्यादा क्या है, लार्ज अर्बन सेंटर है जो कि हमें प्रोवाइड करता है बैंकिंग, इंश्योरेंस, ठीक है, पोर्ट फैसिलिटीज, ठीक है, फॉर एक्सपोर्ट ऑफ जूट गुड्स, एक्सपोर्ट करने के लिए जूट के गुड्स को, ठीक है। तो ये बेनिफिट था। तो ये सब इसके बेनिफिट हो गए। क्यों हमारी जो जूट मिल्स है वो या हुगली रीजन में ही या वेस्ट बंगाल रीजन में ही ज्यादा है, ठीक है। तो ये हमारे रीजन हो गए। ये सारे पॉइंट्स थे जूट इंडस्ट्रीज के कि यहाँ जूट इंडस्ट्री। अब देखिए आपके बुक में एक मैप दिया होगा, अब सारे मैप तो हम यहाँ बना के आपको दिखा नहीं सकते कि हाँ ये मैप में यहाँ या जूट है या कॉटन है, ये एक बार आप अपने मैप से देख लीजिएगा, ठीक है। तो उसके रीजंस आप पता कर लीजिएगा। ये हमने आपको जूट इंडस्ट्री समझा दी, ठीक है। तो हमारी जूट इंडस्ट्री फिनिश हो गई। कुछ नहीं था, बस रीजंस ध्यान रखने हैं, ठीक है, और कहाँ बहुत ज्यादा मिलती है, क्यों हुगली रीजन में ही। बेसिक इसका ये फैक्ट था कि हुगली रीजन वाला एक्सप्लेन करना था, ठीक है, तो वो आपको एक्सप्लेन कर दिया गया, ठीक है। तो हमारी जूट इंडस्ट्री फिनिश हो गई। अब पढ़ते हैं शुगर बेस्ड। ये सब हमारी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री चल रही है, ठीक है, अभी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री नहीं स्टार्ट हुई है, ठीक। तो अब शुगर इंडस्ट्रीज पढ़ते हैं। जैसे मैंने वूलन और कॉटन का ऐसे शो किया है, वैसे आप जूट का भी आप एक ही मैप में बहुत सारे रीजन्स शो कर सकते हैं, ठीक है। और जब आप आंसर नोट डाउन करेंगे तो थ्योरी के साथ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी कर दीजिएगा, ठीक है, उससे आपको ज्यादा देर तक लर्न रहेगा चीजें। अब हम पढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री विच इज शुगर इंडस्ट्री। शुगर हमें कहाँ से मिलता है, शुगर हमें मिलता है शुगर केन से, ठीक है। शुगर इंडस्ट्री ये हमारी फोर्थ इंडस्ट्री है एग्रो बेस्ड की, ठीक, शुगर इंडस्ट्री। अब देखिए इंडिया सेकंड है, सेकंड प्रोड्यूसर ऑफ शुगर, ठीक है। इंडिया है सेकंड प्रोड्यूसर ऑफ शुगर, कहाँ पे, वर्ल्ड में। पूरे वर्ल्ड में जो लार्जेस्ट फर्स्ट नहीं लार्जेस्ट सेकंड प्रोड्यूसर है, ठीक है, इंडिया हमारा किसमें, शुगर में। लेकिन फर्स्ट प्लेस है इसकी प्रोडक्शन ऑफ जैगरी। जैगरी का मीन्स गुड़ जो हम नॉर्मल खाते हैं, ठीक है। तो जैगरी में जो इसका प्रोडक्शन है वो फर्स्ट नंबर पे, लेकिन शुगर में कौन सा नंबर है, सेकंड, ठीक है। तो शुगर में हमारा इंडिया जो है वो शुगर में सेकंड लार्जेस्ट है, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, नॉट कंज्यूमर, ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। और जैगरी में फर्स्ट प्लेस है इसकी, ठीक है, फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन दी वर्ल्ड, ठीक है, वर्ल्ड में, ठीक। हाँ, मैंने आपसे किसी लेक्चर में पूछा था कि शुगर केन का उगने का ग्रोथ का टाइम पीरियड क्या होता है, उसका अप्रॉक्स 1 ईयर होता है। ये एक स्पेशल क्रॉप है, ठीक है, तो 1 ईयर उसका टाइम पीरियड होता है, पूरा 1 साल लेता है फुल्ली ग्रोथ होने में, ठीक है। ये सीजनल इन नेचर, ठीक है, जो ये इंडस्ट्री है ये सीजनल इन नेचर होती है, ठीक है, इसका सीजन होता है, ठीक है। अब एक फैक्ट लेते हैं हम, 2010 to 11 में 662 प्लस शुगर मिल थी हमारे इंडिया में, ठीक है, 2010 और 11 के डेटा में। हमारे पास कितनी, ये अप्रोक्सीमेशन आइडिया लगाने के लिए कि अब तक कितनी मिल डेवलप हो गई होंगी। तो 2010 और 11 में 2010-11 में हमारे पास 662 प्लस
शुगर मिल्स थी। तो अब कितनी इंक्रीज हो गए होंगे आप अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, अब जो शुगर मिल्स के जो कंसेंट्रेटेड रीजन्स है वो देख लेते हैं। जैसे हमारा हो गया महाराष्ट्र, कर्नाटक, जैसे हमारा हो गया महाराष्ट्र, कर्नाटक, ठीक है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब। ठीक, इन रीजन्स में हमें जरूरी नहीं कि हाँ शुगर मिल्स ही हो सकता है शुगर के इनका प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, मतलब कैसे भी हमें शुगर वहां से मिल रही है, इसलिए ये रीजन्स इनके हैं। ठीक है, 60% मील्स इन यूपी एंड बिहार। देखिए 60% मील कहाँ कंसंट्रेटेड है, कौन से रीजन में, यूपी एंड बिहार के रीजन में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया था ग्रीन रिवॉल्यूशन का इम्पैक्ट यहीं पे पड़ा था ज्यादा। ठीक, तो हमारा क्या है 60% जो मील्स है वो कहाँ कंसंट्रेटेड है, यूपी एंड बिहार में। बट इन रिसेंट टाइम्स जो है हमारी मिल्स, शुगर मिल्स या शुगर इंडस्ट्रीज, ये नीचे कंसंट्रेटेड हो रही है, मतलब साउथ इंडिया में शिफ्ट हो रही है, जैसे महाराष्ट्र हो गया। अब यहाँ पे क्यों शिफ्ट हो रही है, सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन तो यूपी और बिहार में था। ठीक, लेकिन अभी मॉडर्न टाइम में हमारा जो शुगर मिल्स है वो शिफ्ट हो रही है कहाँ पे, महाराष्ट्र साइड या साउथ और वेस्टर्न स्टेट में। क्यों शिफ्ट हो रही है, बिकॉज शुगर केन प्रोड्यूस हायर सुक्रोज कंटेंट। बिकॉज यहाँ के जो शुगर केन है, जो महाराष्ट्र के और जो वेस्टर्न इंडिया के जो शुगर केन है, वो उनमें जो शुगर केन है उनमें कंटेंट किसका ज्यादा है, सुक्रोज का। सुक्रोज का कंटेंट ज्यादा है इन कंपेरिजन टू यूपी एंड बिहार। ठीक है, जो यूपी एंड बिहार के शुगर केन है उनमें हो सकता है कम कंटेंट हो किसका, सुक्रोज का, जिससे चीनी बनती है। ठीक है, और जो महाराष्ट्र या साउथ या वेस्टर्न स्टेट्स हैं उनमें सुक्रोज का कंटेंट बहुत ज्यादा है, इसलिए हमारी जो मिल्स है वो शिफ्ट हो रही है। ठीक है, और इस रीजन में जो कोऑपरेटिव्स है वो मोर सक्सेसफुल है, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है। ठीक है, इन देयर रीजन, मतलब इन रीजन में जो कोऑपरेटिव्स हैं वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है। अब जहाँ कोऑपरेटिव सक्सेसफुल है बहुत ज्यादा और सुक्रोज का कंटेंट ज्यादा मिल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वहीं पे ज्यादा मिल्स होंगी। ठीक है, इसीलिए हमारी साउथ और वेस्ट साइड में शिफ्ट हो रही है क्या, शुगर मिल्स। सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन अभी तक कहाँ था, 60% पूरे इंडिया का, यूपी एंड बिहार में। ठीक है, तो ये था, तो हमारी शुगर इंडस्ट्री भी फिनिश हो गई। ये 2-3 फैक्ट थे, फिनिश हो गई। अब हम हमारी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज फिनिश हो गई। ठीक है, 5 इंडस्ट्रीज जो मेजर थी वो मैंने बता दी। अब हमारी क्या स्टार्ट होगी, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। ठीक है, जिसमें मिनरल का कंपोनेंट होगा, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज में सबसे पहला माइंड में कौन सी इंडस्ट्रीज आती है, आयरन एंड स्टील। तो फर्स्ट हमारी जो इंडस्ट्री होगी वो कौन सी होगी, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री लाइट वेट इंडस्ट्री या हैवी वेट, ऑब्वियसली बात है कि ये हैवी वेट होगी। ठीक, क्योंकि आयरन हल्का तो होता नहीं है, उसका जो रॉ मटेरियल भी होता है वो भी हैवी होता है और जो फिनिश्ड प्रोडक्ट होता है वो भी हैवी होता है, दैट इज व्हाई इट कम्स अंडर हैवी वेट इंडस्ट्री। ठीक है, तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री पढ़ते हैं, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। ठीक है, बेसिक इंडस्ट्री, इट इज अ बेसिक इंडस्ट्री, मतलब हर इंडस्ट्री को इसकी रिक्वायरमेंट या इसके प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट होती ही होती है, इट इज कॉल्ड बेसिक इंडस्ट्री। अब बेसिक इंडस्ट्री कैसे है वो देखते हैं। बेसिक इंडस्ट्री, फर्स्ट और हाईलाइट पॉइंट तो यही हो गया कि ये कैसी इंडस्ट्री है, बेसिक इंडस्ट्री। बेसिक इंडस्ट्री कैसे, देखिए जैसे अदर इंडस्ट्रीज में कुछ भी बनाने के लिए हमको क्या चाहिए होता है, मशीन की रिक्वायरमेंट होती है। मशीन किसकी होती है, प्लास्टिक की तो होती नहीं है, होती तो आयरन की है ना। तो हमें क्या है, अदर मशीन में जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनकी मशीन बनाने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, आयरन की। तो यहाँ पे हमारी काम हो गई। ठीक है, और सारी जितनी भी इंडस्ट्रीज होती है, मोस्ट ऑफ द, सारी नहीं, मोस्ट ऑफ दी जो इंडस्ट्रीज होती है वो इस पे ही डिपेंड है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड बेसिक इंडस्ट्री। ठीक है, ये हैवी इंडस्ट्री है। ठीक है, इसका रॉ मटेरियल और फिनिश्ड प्रोडक्ट दोनों हैवी होता है इसलिए। ठीक है, 4th प्लेस जो इंडिया का प्रोडक्शन है वो कौन से प्लेस पे है, 4th प्लेस पे। ठीक है, किसमें, अनरिफाइंड स्टील में। हमारे जो इंडिया है उसका प्लेस कौन सा है, 4th, प्रोडक्शन ऑफ अनरिफाइंड स्टील।
अनरिफाइंड स्टील। ठीक, जो अनरिफाइंड स्टील है उसमें हमारे इंडिया का जो नंबर है प्रोडक्शन में वो कौन से प्लेस पे है, 4th पे। ठीक है, और लार्जेस्ट प्रोडक्शन है हमारे इंडिया में किसका, स्पॉन्ज आयरन का। ठीक है, स्पॉन्ज आयरन, स्पॉन्ज, ये दोनों नेम लर्न रखिएगा। स्पॉन्ज आयरन, स्पॉन्ज आयरन में हमारे इंडिया का जो प्रोडक्शन है, इंडिया का जो प्रोडक्शन है वो कैसा है, 1st प्लेस या लार्जेस्ट है। ठीक है, क्या स्पॉन्ज आयरन और अनरिफाइंड स्टील में हमारे इंडिया का जो प्रोडक्शन है वो कौन से नंबर पे है, 4th प्लेस पे। ओके, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए चाइना लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ स्टील। जो चाइना है, ये बेसिक फैक्ट लर्न रख लीजिएगा, चाइना है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ स्टील। ठीक है, हमारा इंडिया नहीं है। जो चाइना है वो क्या है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल कंज्यूमर, मतलब प्रोड्यूस भी सबसे ज्यादा करता है और कंज्यूम भी सबसे ज्यादा करता है। ठीक है, प्रोड्यूसर एज वेल एज कंज्यूमर। ठीक, सबसे ज्यादा। ठीक, ये हो गया हमारा। देखिए इन 2004 इंडिया लार्जेस्ट एक्सपोर्ट ऑफ स्टील, जो ये डेटा है 2004 का। अगर 2004 में हमारा इंडिया जो है वो स्टील के एक्सपोर्ट में क्या था, लार्जेस्ट था, बट नॉट नाउ, मतलब अब नहीं है। ये हमने एक डेटा लिया है कि 2004 में जो हमारा इंडिया था वो एक्सपोर्ट करने में क्या, स्टील को एक्सपोर्ट करने में लार्जेस्ट प्रोडक्शन था उसका। ठीक है, अभी नहीं है। ठीक है, ये हो गए हमारे पॉइंट्स। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इंडिया इम्पोर्टेंट एंड इंडिया इज अ इम्पोर्टेंट आयरन एंड स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्रीज। ठीक है, जो इंडिया है वो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है किसमें, आयरन एंड स्टील प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज में। क्यों, क्योंकि मोस्ट ऑफ द चीज, एक तो पहला तो ये बेसिक इंडस्ट्रीज है, इसी पे ही सारा फोकस, क्योंकि बेसिक इंडस्ट्रीज है और हमारी इंडिया डेवलप्ड कंट्री है। ठीक है, डेवलप्ड नहीं, डेवलपिंग कंट्री है। डेवलप्ड हमारी यूएसए है, ठीक है, डेवलपिंग कंट्री इंडिया। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसको डेवलप होने में थोड़ा टाइम लगेगा, और डेवलपमेंट में क्या है, मतलब ये एक मेजर रोल प्ले करता है। इसीलिए हमारा जो इंडिया है वो आयरन एंड स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री है। ठीक है, अब देखिए हमारे इंडिया में क्यों अब ज्यादा नहीं होता है, पहले 2004 में लार्जेस्ट एक्सपोर्टर था, इसका मतलब बहुत ज्यादा आयरन के प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ थे, तभी तो हम एक्सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, लेकिन अब नहीं, ऐसा क्यों, बिकॉज हम अब अपना फुल परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं। ठीक है, जितना हम परफॉर्म कर सकते हैं उतना परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं, क्योंकि देखो लोअर प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। ठीक है, अब क्या हो गया है, लेबर बहुत, कह सकते हैं कि बहुत लेजीनेस आ गई लेबर्स में। ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं कि लोअर प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, लेबर की जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या है, कम हो गई है इन कंपैरिजन टू जो पहले थी। ठीक है, और क्या, इरेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी। ठीक है, एनर्जी है जो उसकी सप्लाई है वो कैसी हो गई, इरेगुलर, रेगुलर वे में नहीं आ रही जितनी हमको नीड है। ठीक है, और पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कैसा है, पुअर है, जो हमें सेटिस्फाई या हमारी इंडस्ट्रीज को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो ये कुछ रीजंस हैं कि किस वजह से हम इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं कि हमारा इंडिया जो है वो अभी लार्जेस्ट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में हो सके। ठीक है, लेकिन 2004 में हमारा इंडिया लार्जेस्ट था एक्सपोर्ट ऑफ स्टील में। ठीक है, तो हमारी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कंप्लीट हो गई। इसको आप मैप में भी शो कर सकते हैं। ठीक है, तो वो आप अपने बुक से एक बार मैप देख लीजिएगा। अब हम पढ़ते हैं एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग। देखिए एल्यूमिनियम और बॉक्साइट कोरिलेट मिनरल्स है। ठीक है, जहां एल्यूमिनियम मिनरल फाउंड होगा वहां पे बॉक्साइट भी फाउंड होगा। कैसे देखते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे का ओर है, बॉक्साइट एल्यूमिनियम का है। ठीक है, अब देखते हैं एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग। एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग। ठीक है, इट इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री। ठीक है, जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री या स्मेल्टिंग, ठीक है, ये क्या है, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री है। ठीक है, मेटलर्जिकल इंडस्ट्री क्या होती है, जिससे मतलब मेटल्स जिस इंडस्ट्री में बढ़ते हैं, बस इतना आप समझ लीजिए। ठीक है, तो कैसी, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री। फर्स्ट कौन सी है, फर्स्ट है हमारी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। ठीक है, तो ये सेकेंड इंपॉर्टेंट
मेटलर्जिकल इंडस्ट्री। ठीक है, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री। फर्स्ट हमारी आयरन एंड स्टील है। ठीक है, अब ये कहाँ कहाँ यूज होती है? एल्यूमिनियम के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमारे एयरक्राफ्ट में भी यूज होते हैं, यूटेंसिल्स होते हैं कुछ एल्यूमिनियम के, ठीक है, वायर्स में भी यूज होती है। तो इसके यूजेस कहाँ कहाँ हैं? जैसे हमारा यूजेस हो गए हमारे एयरक्राफ्ट में, ठीक, क्योंकि ये हल्का होता है, लाइट वेट, ठीक है, एयरक्राफ्ट हो गए, हमारे यूटेंसिल्स हो गए, यूटेंसिल्स मीन्स बर्तन, यूटेंसिल्स हो गए, और वायर में एटसेट्रा। ठीक, इसमें हमारा क्या यूज होता है? एल्यूमिनियम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। ठीक है, बॉक्साइट यूज एज अ रॉ मटेरियल इन एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग। ठीक है, मैंने भी बताया था कि बॉक्साइट और एल्यूमिनियम कोरिलेट है एक दूसरे से, जहां एल्यूमिनियम मिलेगा वहां पे बॉक्साइट मिलेगा। तो क्या है? बॉक्साइट इज अ रॉ मटेरियल इन दिस स्मेल्टिंग या इन दिस इंडस्ट्री। ठीक है, बॉक्साइट एज अ रॉ मटेरियल काम करेगा किसमें? एल्यूमिनियम इंडस्ट्री में। ठीक है, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री जो है वो पॉपुलरली जानी जाती है किसके लिए? सब्स्टिट्यूट ऑफ स्टील का, कॉपर का, जिंक का एंड लेड का। तो एल्यूमिनियम इंडस्ट्री या एल्यूमिनियम के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री पॉपुलरली नोन फॉर सब्स्टिट्यूट ऑफ, सब्स्टिट्यूट मतलब उसके प्लेस पे, ठीक है, सब्स्टिट्यूट ऑफ, किसका सब्स्टिट्यूट है? हमारे कॉपर का है, आयरन का है, जिंक का है और लेड का है। इन सब के सब्स्टिट्यूट की वजह से एज अ काम कर सकते हैं सब्स्टिट्यूट का। ठीक है, तो ये बेनिफिट हमारा हो गया इसका, किसका? एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग का। ठीक है, अब ये बताइए, आप जब एयरक्राफ्ट में यूज हो रहा है और एयरक्राफ्ट में बहुत ज्यादा हैवी चीज नहीं यूज कर सकते, बिकॉज अगर हैवी चीज यूज करेंगे तो वो एयर में नहीं रह पाएगा। ठीक है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग है, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री है, वो लाइट वेट इंडस्ट्री है। ठीक है, आयरन एंड स्टील हमारी कैसी थी? हैवी वेट इंडस्ट्री, और ये लाइट वेट इंडस्ट्री। ठीक है, रेसिस्टेंट टू कोरोजन। ठीक है, जो कोरोजन होता है उससे ये रेसिस्टेंट है, मतलब जंग नहीं लगती। ठीक, रेसिस्टेंट टू कोरोजन, रेसिस्टेंट टू कोरोजन। पहली तो ये लाइट वेट इंडस्ट्री है। ठीक है, लाइट वेट इंडस्ट्री। ठीक, अब देखिए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है तभी तो वायर में यूज होता है, आपने देखा होगा एल्यूमिनियम के वायर्स। ठीक है, और ये क्या है? मेलिएबल है। ठीक है, मेलिएबल है एंड ये स्ट्रॉन्ग हो जाता है, मतलब और ज्यादा, अभी जब प्योर एल्यूमिनियम की कोई चीज होगी वो उतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं होगी, लेकिन ये स्ट्रांग हो जाता है जब इसमें अदर मेटल्स मिलते हैं, किसी अदर मेटल, जैसे कॉपर को मिला लो, आयरन को मिला लो अगर एल्यूमिनियम में, तो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तो उसकी खुद कैपेसिटी नहीं कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, ठीक है, लेकिन अदर मेटल अगर इसमें हम मिला देंगे तो ये और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग हो गई। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। ये सब मिनरल बेस्ड है, ये हमारी फर्स्ट एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग थी मिनरल बेस्ड, और अब नेक्स्ट हमारी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। जो मेजर इंडस्ट्रीज है वो बस आपको बता रहे हैं, आपके बुक में बहुत ज्यादा दी गई है तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। देखिए फर्टिलाइजर इंडस्ट्री जो है वो बेसिकली कंसंट्रेटेड रहती है कहाँ पे? जहाँ पे उसको किसी चीज का कंसेंट्रेशन ज्यादा मिलता है। अब किस चीज का? जैसे हमारे नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स हो गए, फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स हो गया, अमोनियम फॉस्फेट हो गया फर्टिलाइजर, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर, जहां पर इनका कंसेंट्रेशन ज्यादा होगा वहां पे हमारी क्या होगी? फर्टिलाइजर इंडस्ट्री ग्रो होगी। ठीक है, तो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। आजकल तो डीएपी बहुत ज्यादा यूज में आ रहा है। अच्छा, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि डीएपी का फुल फॉर्म क्या होता है, ये हमें एग्रीकल्चर में बहुत नीड होती है, तो ये डीएपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। तो क्या है, जो कहाँ कंसेंट्रेट होती है ये वाली इंडस्ट्रीज? जहां पे नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर हो, कंसेंट्रेटेड एट वेयर
नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स ज्यादा हो, नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स ज्यादा हो, ठीक है। फॉस्फोरिक फर्टिलाइजर, फॉस्फोरिक फर्टिलाइजर्स ज्यादा हो, ठीक है। अमोनियम फॉस्फेट ज्यादा हो, अमोनियम फॉस्फेट ज्यादा हो, वहां पे ये इंडस्ट्रीज कंसंट्रेटेड होती हैं जहां पे इनका लार्ज अमाउंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी कौन सी इंडस्ट्रीज होती है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज, ठीक है। बिकॉज इट हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ एनपीके, क्यों इन्हीं जहाँ पे ये प्रोडक्ट होते हैं, ये फर्टिलाइजर्स होते हैं, वहीं पे ही कंसंट्रेट क्यों होती है, बिकॉज क्या है, जो हमारी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है उसको क्या रिक्वायरमेंट है, हमारे एनपीके, ठीक है, नाइट्रोजन, ठीक है, फॉस्फेट और पोटेशियम, ये तीन की रिक्वायरमेंट है, और ये तीन की रिक्वायरमेंट ये फुलफिल कर देते, दैट इज वाई यहाँ पे हमारी कौन सी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री कंसंट्रेटेड रहती है, ठीक है। इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर, जो इंडिया है वो थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका, नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर का, ठीक है। तो इंडिया थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर नहीं है, प्रोड्यूसर है, ठीक है, याद रखिएगा, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर, ठीक है, नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर, हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर मिलता है इन कंपैरिजन टू अदर फर्टिलाइजर, ठीक है। तो और इनका रीजंस कहाँ कहाँ हैं, कौन कौन से रीजंस में ये वाली इंडस्ट्रीज मिलती हैं, ये रीजंस हैं गुजरात, तमिलनाडु, जैसे हमारा गुजरात हो गया, ठीक है, तमिलनाडु हो गया, यूपी हो गया, गुजरात, तमिलनाडु, यूपी, पंजाब, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे क्या ये इंडस्ट्रीज मिलती हैं, जैसे पंजाब हो गया, केरला हो गया, पंजाब हो गया एंड केरला हो गया, इन सब रीजन्स में हमारी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री फाउंड होती है, ओके। अब जैसे हमारी और भी इंडस्ट्रीज है मिनरल बेस्ड, तो मेजर तो यही थी, लाइक सीमेंट इंडस्ट्री हो गई, ठीक है। सीमेंट इंडस्ट्री सबसे ज्यादा कहाँ पे होगी, ठीक है, इट इज एसेंशियल फॉर द कंस्ट्रक्शन वर्क, ठीक है, कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए हमारी सीमेंट इंडस्ट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि लार्ज जैसे बिल्डिंग्स बनती हैं, बड़े बड़े हाउसेस बनते हैं, तो उनमें सीमेंट की रिक्वायरमेंट तो होती है ना, तो क्या है, इट इज एसेंशियल फॉर बिल्डिंग पर्पज, ठीक है, बिल्डिंग पर्पज या कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, ठीक है। रिक्वायर बल्क एंड हैवी रॉ मटेरियल, जो सीमेंट इंडस्ट्री है वो क्या है, बल्क और हैवी रॉ मटेरियल को अक्वायर करती है, मतलब उसको भारी रॉ मटेरियल चाहिए। अब भारी रॉ मटेरियल चाहिए तो कौन से इसमें क्लासिफिकेशन में आएगी, हैवी इंडस्ट्रीज में, ठीक है। तो सीमेंट इंडस्ट्री हमारी हैवी इंडस्ट्रीज में आती है, ठीक है। जो फर्स्ट सीमेंट इंडस्ट्री थी वो कहाँ पर खुली थी, चेन्नई में, कौन सी ईयर में, 1904 में, ठीक है। जो फर्स्ट सीमेंट इंडस्ट्री थी वो कहाँ पर ओपन हुई थी, चेन्नई में, और 1904 में, ठीक है। तो ये सारी इंडस्ट्रीज खत्म हो गई, जो मेजर इंडस्ट्री थी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में, वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दी, ठीक है। तो हमारी इंडस्ट्रीज खत्म हो गई, जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज हो गया, ठीक है, आईटी इंडस्ट्रीज हो गया, तो ये सब इंडस्ट्री एक बार रीड आउट कर लीजिएगा आप एनसीईआरटी से, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, इतनी सारी इंडस्ट्रीज हम लगा रहे हैं तो कुछ पोल्यूशन तो देंगी ही है, ठीक है। तो अब उसके क्या क्या पोल्यूशन है, मेजरली इंडस्ट्रियल पोल्यूशन रिस्पॉन्सिबल होते हैं 3 पोल्यूशन के लिए, कौन कौन से वो पढ़ते हैं पहले, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, ठीक है। ये हमारी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज फिनिश हो गई, 2 टाइप्स की इंडस्ट्रीज थी, फिनिश हो गई, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, ये 3 टाइप्स के पोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, 3 नहीं 4 टाइप्स, ठीक है। कौन कौन से, एयर हो गया, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन एंड थर्मल पोल्यूशन, ठीक है। कौन कौन से पोल्यूशन हो गए, एयर पोल्यूशन हो गया, एयर हो गया, वाटर, देखते हैं, एयर पोल्यूशन, ठीक है। सेकंड हो गया वाटर पोल्यूशन, थर्ड हो गया थर्मल पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन, एयर, वाटर, थर्मल पोल्यूशन एंड नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन तो सबसे ज्यादा होता है
इंडस्ट्रीज में देखा होगा आपने, लार्ज चिमनीज से बहुत ज्यादा, उसमें एयर पोल्यूशन भी बहुत ज्यादा होता है। ठीक, तो ये हमारे 4 टाइप के जो पोल्यूशन है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन के लिए। अब कैसे देखते हैं, जैसे एयर पोल्यूशन में जैसे हाई प्रोपोर्शन ऑफ अनवांटेड या अनडिजायरेबल गैस रिलीज होती हैं, जो इंडस्ट्रीज होती हैं उसमें क्या है, हमारे जो डिजायरेबल होती है ऐसी तो कोई गैस प्रोड्यूस होती नहीं है, अनडिजायरेबल क्योंकि हमको वो वाली जो गैस होती है वो बहुत रिक्वायरमेंट नहीं होती और बहुत हार्म करती है। ठीक है, तो क्या है, रिलीज ऑफ अनडिजायरेबल गैसेज। अनडिजायरेबल गैसेज जैसे हमारी हो गई सल्फर हो गई, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई, ठीक है, ये सब गैसें होती हैं, ये रिलीज होती हैं जो कि अनडिजायरेबल है। ठीक है, रिलीज ऑफ या इनका प्रोपोर्शन है वो बहुत लार्ज अमाउंट में निकलता है, तो ये हमारे क्या करती है, एयर को पल्यूट करती है। रिलीजिंग ऑफ अनडिजायरेबल गैसेस, अनडिजायरेबल गैसेस जैसे SO2 हो गया हमारा, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, एटसेट्रा। ठीक, तो ये सब हमारी गैसेस निकलती है जिससे हमारी एयर पॉल्यूट होती है। ठीक है, जैसे बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, उनका धुआं भी बहुत अनडिजायरेबल गैसेस प्रोड्यूस करता है, तो वो भी एक कॉज हो गया एयर पोल्यूशन का। ठीक है, वाटर पोल्यूशन बढ़ते हैं, जैसे ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो इंडस्ट्री का जो वेस्ट होता है वो कैसे ऑर्गेनिक भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक भी, दोनों ही हमारे लिए यूज्ड नहीं है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्ट वो भी हार्म करता है हमारे वाटर को, तो वो वाटर पोल्यूशन करता है। ठीक है, अब केमिकल जैसे वाटर में पेट्रोलियम विदाउट वो रिफाइन करके, बिना रिफाइन किए ही ऐसे ही वेस्ट पानी पे डाल देते हैं, तो उससे क्या है, वाटर पोल्यूट हो रहा है ना। तो क्या है, जो केमिकल है और पेट्रोलियम है और ये फॉसिल फ्यूल्स भी हो गए, ये सब क्या है, ये हम थ्रो कर देते हैं ऐसे रिवर में या वाटर में, तो ये क्या कॉज करता है पोल्यूशन को। ठीक है, तो हमारा हो गया इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक वेस्ट, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक वेस्ट, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक वेस्ट हो गया। ठीक है, और हमारा पेट्रोलियम या डर्टी वाटर को ऐसे ही थ्रो कर देते हैं, कहाँ पे, वाटर में, रिवर में, पॉन्ड में, तो क्या है, वो वाटर पोल्यूशन करता है। थर्मल पोल्यूशन हो गया हमारा हॉट वाटर, जैसे इंडस्ट्रीज में हॉट वाटर जो रिलीज होता है उसमें बहुत ज्यादा केमिकल्स होते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा अनडिजायरेबल गैसेस भी होती हैं, तो वो हॉट वाटर को रिफाइन या उसको मतलब क्लीन करके नहीं वाटर में डालते हैं, बड़े बड़े ओशियंस में नहीं थ्रो करते, वो डायरेक्ट ऐसे हॉट वाटर को थ्रो कर देते हैं बिना प्रिवेंशन के, तो उससे हमारा क्या है, ये सब हमारा पोल्यूट करता है, किसको, थर्मल पोल्यूशन को ये इंक्रीज करता है। ठीक है, जैसे रिवर में वो पोर कर दिया, ठीक है, बिफोर कूलिंग, गरम पानी को बिफोर कूलिंग, देखिए गर्म पानी में जो केमिकल्स होते हैं वो ज्यादा देर तक रहते हैं, तो बिना उसको ठंडा किए ऐसे ही डाल दिया। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये थर्मल पोल्यूशन है। ठीक है, अब नॉइज पोल्यूशन में आ जाते हैं, जैसे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं उसमें बहुत ज्यादा अलग अलग तरीके से आवाज आती हैं। ठीक है, तो कुछ हम बियर कर सकते हैं, कुछ अनबियरेबल होती हैं, जो अनबियरेबल होती है वो इंक्लूड हो जाती हैं नॉइज पोल्यूशन में। ठीक है, इससे क्या क्या है, ह्यूमंस को हार्म होगा, एनिमल्स को हार्म होगा, ठीक है, किसी की हियरिंग कैपेसिटी जा सकती है, ठीक है, और बहुत सारी डिसीजेस भी हो सकती है। ठीक है, और इंडस्ट्रीज में बहुत सारे लोगों को एक मेजर प्रॉब्लम और है रेस्पिरेटरी, ठीक है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी हो सकती है जो इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, तो ये सारे क्या है, आप एयर पोल्यूशन में रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये 4 मेजर पोल्यूशन है जो कहाँ से आते हैं, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन से। ठीक है, तो ये इंडस्ट्रियल पोल्यूशन भी करते हैं और इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन, मतलब इन्वायरमेंट को भी खराब करते हैं, ठीक है, हार्म पहुंचाते हैं उनको भी, तो ये फैक्टर्स थे। ठीक है, तो हमारा इंडस्ट्रियल पोल्यूशन हो गया। अब कुछ हम कंजर्वेशन भी तो देखते हैं, जैसे पोल्यूशन अब फैला रहे हैं तो कुछ कंजर्वेशन भी तो होना चाहिए। ठीक है, तो अब क्या इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन देखेंगे हम, ठीक है, या कंट्रोल ऑफ इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन। ठीक है, अपने इन्वायरमेंट को कैसे हम बचा सकते हैं इन सब चीजों से, जैसे मिनिमाइजिंग यूज ऑफ वाटर, जैसे इंडस्ट्रीज में तो वाटर का बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, तो कंट्रोल ऑफ इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन, इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन, इन्वायरमेंट को डिग्रेड होने से हमें कंट्रोल करना है। कैसे कंट्रोल करेंगे, जैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, मिनिमाइज मतलब कम कर सकते हैं, जो इंडस्ट्रीज में यूज होता है वाटर उनका, मिनिमाइजिंग
यूज ऑफ वाटर, या फिर जो यूज हो रहा है उसको रिसाइकल कर लें। 3R वाला मेथड आपको पता है ना, ठीक, रीयूज, रिसाइकल, रिड्यूस, ठीक है। तो इस वाटर में सब, वाटर की आजकल बहुत ज्यादा कमी है, तो इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा वाटर यूज होता है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज में। पेपर एंड पल्प में, तो जो पेपर एंड पल्प की जो इंडस्ट्रीज होती है उसमें वाटर की रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। तो उन इंडस्ट्रीज में जो वाटर है वो उसको कम यूज करना चाहिए, या फिर रिसाइकल करें यूज, ठीक है। एक बार यूज कर लिया फिर फेंक दिया, ऐसा नहीं, ठीक है, रिसाइकल कर सकते हैं। या फिर हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर, रेन वाटर को क्या कर सकते हैं, हार्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे बेटर रेन वाटर हार्वेस्टिंग का क्या प्रोसेस था, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है। मैंने आपको वाटर पोल्यूशन, वाटर रिसोर्सेज में ये पढ़ाया हुआ है कि रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है, ठीक है। तो हमें क्या है, रूफ टॉप या जो भी हार्वेस्टिंग करनी हो रेन वाटर की वो कर लें, ठीक है, विच मीट अवर वाटर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, जो हमारी वाटर रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सके, ठीक। तो वाटर रिक्वायरमेंट्स के लिए हमें क्या करना चाहिए, हार्वेस्टिंग रेन वाटर, हार्वेस्टिंग रेन वाटर, ठीक। इसका बेस्ट मेथड था रूफ टॉप, ठीक है, रूफ टॉप हार्वेस्टिंग या रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब ट्रीटिंग हॉट वाटर बिफोर रिलीजिंग देम, ठीक है, जो हॉट वाटर है उसको रिलीज करने से पहले, मतलब उसको वेस्ट या फेंकने से या थ्रो करने से पहले उसको ठंडा कर लें, ठीक है, ताकि वो अदर जो लिविंग बींग्स हैं उनको नुकसान नहीं पहुंचाए। जैसे समझ लीजिए आप गर्म वाटर हम कहीं रिलीज कर रहे हैं, लाइक किसी पॉन्ड में रिलीज कर रहे हैं, ठीक है, उस पॉन्ड में बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स होंगे, लाइक फिश भी होंगी, बहुत सारे अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे, ठीक है। तो उनको क्या करेगा, वो हॉट वाटर तो हार्म करेगा ना, ठीक है। तो क्या करना चाहिए हमें, इंडस्ट्री से जो हॉट वाटर है उसको क्या करना, ट्रीट करना चाहिए, ट्रीट या कूल करना चाहिए, ठीक है, बिफोर रिलीजिंग देम इनटू पॉन्ड और ओशियन, ठीक है। तो ट्रीट करना चाहिए, ट्रीटिंग हॉट वाटर, ट्रीटिंग हॉट वाटर बिफोर रिलीजिंग into any water body, ठीक, into any water body, किसी वाटर बॉडी में रिलीज करने से पहले उसको ट्रीट करना चाहिए, डायरेक्ट हॉट वाटर नहीं थ्रो करना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। स्मोक कैन रिड्यूस बाय यूजिंग ऑयल, जो इंडस्ट्रीज में जो स्मोक होता है, धुआं होता है, वो कैसे रिड्यूस हो सकता है उसके प्लेस पे, या फिर हम देखो स्मोक क्यों होता है, क्योंकि हम कोल जलाते हैं, कोयला जलाते हैं, इसलिए हमारा क्या होता है स्मोक। उसको रिड्यूस करने के लिए हमें क्या, अगर हम उसकी जगह पे ऑयल या गैस यूज कर लेंगे तो इन कंपैरिजन टू कोल हमारा जो स्मोक है वो क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो क्या करना चाहिए हमें, स्मोक को रिड्यूस करने के लिए यूज ऑफ ऑयल एंड गैस करना चाहिए। तो यूज ऑफ ऑयल एंड गैस in place of coal to reduce smoke, ठीक। ये भी हमारा रेस्पिरेटरी डिजीजेस कॉज करता है, इसीलिए हमें स्मोक को रिड्यूस करने के लिए क्या, ऑयल एंड गैस का यूज करना चाहिए, ठीक है। मशीन को ऐसा डिजाइन करना चाहिए कि वो एनर्जी इफिशिएंट भी हो और रिड्यूस नॉइज, ठीक है। जो इंडस्ट्रीज में मशीन जो यूज होती हैं वो ऐसी हमें डिजाइन करनी चाहिए कि एनर्जी इफिशिएंट भी हो और नॉइज पोल्यूशन भी कम करें, ठीक है। तो इम्प्रूवमेंट इन मशीन डिजाइनरी, इम्प्रूवमेंट इन मशीन डिजाइनिंग, ठीक है, मशीन डिजाइनिंग। तो ये हमारे क्या थे, कुछ कंट्रोल ऑफ एनवायरमेंट डिग्रेडेशन के फैक्टर्स थे, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था। तो आई होप सो आपको ये लेक्चर पसंद आया और पूरा चैप्टर फिनिश हो गया है, आप रिवाइज एक बार जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द डिवाइन वर्ड ऑफ एजुकेशन चैनल। थैंक यू।